Namaste. I'm Disha Grover, an artist and yoga teacher. आज हम इस वेबिनार में कैंसर, इट क्योर एंड प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। यह वेबिनार ऋषियो कोसेकाई सेंट्रल दिल्ली, एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और न्यू डाइट सिस्टम के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। We acknowledge that the information presented in this webinar is for general purpose only and not for personal medical needs. References are taken from book Never Fear Cancer Again by Raymond Francis and from personal experiences of our both speaker, Mrs. Simi Handa and Mr. Ashok Sharma ji. चलिए पहले बात करते हैं सिमी जी के बारे में। वह एक नेचुरोपैथ और न्यूट्रिशन होने के साथ साथ एक मैराथन रनर है। Being pharmacist, she always knew the side effects of all allopathic medicines. इसलिए जब उन्हें सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर होने की बात डॉक्टर्स द्वारा बताई गई तो वे घबराई नहीं। उन्होंने ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट द्वारा अपने को ठीक किया। और दूसरी तरफ है हमारे साथ मिस्टर अशोक शर्मा जी। उन्होंने भी बिना दवाइयों के द्वारा अपनी कई बीमारियों का समाधान ढूंढा। वे आगे आपको और जानकारी देंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में। वे है न्यू डाइट सिस्टम के साधक हैं, जो कि एक लाइफस्टाइल है। And if it followed properly, it would result in world without medicine with perfect health, body and sound soul. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वेबिनार की। ओवर टू सिमी जी। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम सिमी हांडा है और मैं एक नेचुरोपैथ हूँ। आज हम ये सेमिनार ऋषियो कोसेकाई के सौजन्य से कर रहे हैं, जो कि एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है, और इसीलिए हमें ये जूम सेशन और प्लेटफॉर्म उनके थ्रू मिला है। तो हमारा आज का टॉपिक है नेवर फियर कैंसर अगेन। कैंसर ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही इंसान भीतर तक सिहर उठता है, ठीक उस बच्चे की तरह जो अंधेरे से डर जाता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता कि अंधेरे के भीतर क्या है। तो चलिए अंधेरे से रोशनी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। पर पहले खुद से एक प्रश्न कीजिए कि क्या आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने आज तक नहीं पाया, यानी कि सेहत? तो फिर आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया, यानी कि अपना लाइफस्टाइल चेंज। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिर्फ कुछ मुट्ठी भर नेचुरोपैथ इस बात के लिए समर्थक नहीं है कि आप रॉ वेगन डाइट ले, बल्कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इसके समर्थक हैं। रोनाल्ड एल ग्रीन एमडी, ये एक डॉक्टर थे जिनको खुद को स्टेज 4 मेटास्टेटिक किडनी कैंसर हुआ, और उन्होंने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की जगह इस ट्रीटमेंट को अपनाया और अपने आप को क्योर किया। उन्होंने 7 महीने रॉ डाइट ली और उसके बाद उनका ट्यूमर चमत्कारिक तरीके से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि कैंसर फैमिलीज में रन करता है, हेरिडिटी है, बट ऐसा है नहीं। इनफैक्ट हेरिडिटी में हमें मिलती हैं आदतें जो अनुवांशिक होती हैं। मेरे माँ बाप जैसा खाना खाते थे, मैं वैसा ही खाना खाती हूँ, और मेरे बच्चे भी वैसा ही खाना खाएंगे, ये अनुवांशिक है। मेरे माँ बाप एक्सरसाइज नहीं करते थे, मुझे एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, और मेरे बच्चों को भी एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, ये अनुवांशिक है। मेरे माँ बाप स्ट्रेस लेते थे, मैं भी स्ट्रेस लेती हूँ, और मेरे बच्चे भी स्ट्रेस लेते हैं, ये अनुवांशिक है। इन अनुवांशिकता को कभी भी तोड़ा जा सकता है। इनफैक्ट नेवर फियर कैंसर अगेन ये किताब एक्सप्लेन करती है कि मानवता के पास जितनी भी बीमारियां हुई हैं, जितनी भी गंभीर बीमारियां हुई हैं, उनमें से कैंसर के अंदर सबसे ज्यादा ताकत है प्रिवेंट होने की और क्योर होने की। आपको मालूम है, हुंजा वैली नाम की एक वैली है जो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है। वहां कैंसर तो छोड़िए, कभी किसी को ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी भी नहीं हुई, क्योंकि वो रॉ डाइट खाते हैं, खूब धूप लेते हैं, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेते और मेहनत करते हैं। चलिए आप मुझे सिर्फ एक इंसान का नाम बताइए जिसको ब्लड प्रेशर हुआ हो और उसने एलोपैथिक मेडिसिन ली हो, उसका ब्लड प्रेशर पूरी तरह से ठीक हो गया हो और उसकी दवाइयां बंद हो गई हो।
आप नहीं बता पाएंगे, पर मैं आपको ऐसे बहुत से लोगों के नाम बता सकती हूँ जिन्होंने रॉ डाइट से इस बीमारी को ठीक किया। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको बीमार करना कौन चाहता है? क्या भगवान? बिल्कुल नहीं। भगवान ने दुनिया बनाई और दुनिया बनाने के बाद उन्होंने इस सृष्टि को चलाने के कुछ नियम बनाए और सृष्टि आज भी उन नियमों के आधार पर चल रही है। अगर मैं छत से नीचे छलांग लगाऊं तो मुझे चोट लगेगी, ये नियम है, इसे बदला नहीं जा सकता। अगर मैं आग में हाथ डालूंगी तो मेरा हाथ जलेगा, ये नियम है, इसे बदलना इम्पॉसिबल है। अगर मैं अच्छा भोजन करूंगी तो मेरी सेहत अच्छी रहेगी, ये नियम है, और अगर मैं गलत खाना खाऊंगी तो मेरी सेहत खराब रहेगी, ये नियम है, और इस शाश्वत नियम को बदलना इम्पॉसिबल है। अच्छा, आपको शायद ये बात मालूम ना हो कि बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है आपको, तब जाकर आपको एक बीमारी आती है। अगर आप ब्लड प्रेशर की ही बात करें तो आप सालों गलत तरह का भोजन करें, खूब स्ट्रेस लें, खूब नमक मसाले वाला खाना खाएं, बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करें, तब भी कई साल तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। एक छोटी सी ब्लड प्रेशर की बीमारी भी शरीर आसानी से नहीं लेता। आप देखिए ना, लोग सालों शराब पीते हैं और उनका लिवर ठीक चलता रहता है, 10-20 साल के बाद जाकर कहीं उसमें कोई दिक्कत आती है। तो इसका मतलब अंत तक आपका शरीर स्ट्रगल करता है, लड़ता है कि वो सेहतमंद रहे, और आपको सेहतमंद रखना चाहता है। कैंसर है क्या? आपके शरीर में सेल्स का बेतरतीब बढ़ना, इसी को कैंसर कहते हैं। वारबर्ग जी, जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1931 के अंदर नोबेल प्राइज विन किया इस बात के ऊपर कि उन्होंने ये बताया कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल की संरचना में क्या फर्क है। नॉर्मल सेल आपके भोजन से और ऑक्सीजन से शक्ति लेते हैं और शरीर का कार्यभार करते हैं, लेकिन जो कैंसर सेल हैं वो शक्ति लेते हैं तब जब आपकी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे 35% ऑक्सीजन कम हो गई हो और आपके शरीर में शुगर की अधिकता हो, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में और शुगर की अधिकता में कैंसर सेल्स फर्मेंट करते हैं, ग्रो करते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। डॉक्टर्स के जो ट्रीटमेंट होते हैं, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होते हैं, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स, वो फेल हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स कैंसर को या तो निकाल कर काट फेंकना चाहते हैं या जला देना चाहते हैं, आइदर बाय सर्जरी और बाय कीमोथेरेपी। लेकिन कैंसर आपकी बॉडी का एक हिस्सा है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और उसे खत्म करना बहुत टेढ़ी खीर है, उसके लिए मेहनत करनी होती है। कैंसर को इस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता कि आप उसे सिंपली काट दें। और उस पर सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि जब आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को किसी एक थैली में जमा कर रही होती है, तब आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी का मतलब उसके अंदर छेद कर कर एक टुकड़ा निकाला जाएगा और उस टुकड़े को चेक कर कर देखा जाएगा कि कैंसर है या नहीं। यानी कि टॉक्सिन से भरी उस थैली में छेद कर दिया गया और अब सारे टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर बहने लगे। आप कहते हैं कि आपको कैंसर आपका शरीर ने दिया, पर मैं कहती हूं कि उसे आपको बायोप्सी ने दिया। उस आपका शरीर जिस तरह से उन टॉक्सिन्स को उन थैली में जमा कर रहा था, वो उसी तरह से उन्हें खत्म भी कर सकता था। क्या आप जानते हैं कि आपको जिंदगी में 6 से 7 बार कैंसर होता है और 6 से 7 बार शरीर अपने आप उसे हील भी कर लेता है। और बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट में होता क्या है आपको मालूम है? कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं कि वो डिहाइड्रेट हो जाती है। आपके अंग, आपका दिमाग, आपकी बॉडी के पार्ट्स श्रिंक होने लगते हैं और उन श्रिंकिंग प्रोसेस के अंदर कैंसर या ट्यूमर भी श्रिंक होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका ट्यूमर बेटर हो गया, छोटा हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्या है कि आपकी बॉडी के बाकी पोर्शंस भी डिहाइड्रेट हुए हैं और जिसका खामियाजा आपको जीवन में आगे चलकर बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसे ना भुगतें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेचुरोपैथी के हिसाब से बीमारी सिर्फ एक है और वो है वन डिजीज। आपको कोई भी बीमारी का नाम ले, लेकिन बीमारी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने के कारण ही हो रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए,
मान लीजिए कि आपने कुछ गलत खा लिया, आपके शरीर के लिए वो चीज अच्छी नहीं है, अब आपका शरीर उसे बाहर निकालना चाहता है, तो कैसे निकालेगा? वो उल्टी कर देगा। ऐसा ही होगा ना कि वो वॉमिटिंग करेगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा। या अगर मान लीजिए वो ऊपर से थोड़ा नीचे चला गया, तब आपको चेस्ट कंजेशन या जुकाम हो सकता है। अगर वो और नीचे चला गया तो आपको पेट दर्द और बुखार हो सकता है। और अगर वो और नीचे चला गया तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं। मतलब आपका शरीर सफाई करना चाहता है और हम क्या करते हैं, भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर मेरा शरीर सफाई कर रहा है, इसे रोक दीजिए। यानी कि हम उन टॉक्सिन्स को बॉडी के अंदर ही रहने के लिए बाध्य कर देते हैं और इस तरह के डिजीजेस को कहते हैं एक्यूट डिजीजेस, जो अचानक आते हैं। चाहिए ये कि हमें सहयोग करना चाहिए अपने शरीर का। अगर हमें वॉमिटिंग हो रही है तो हमें पानी पीने के बाद और वॉमिटिंग कर लेनी चाहिए, ताकि अंदर कुछ भी जो गलत चीज चली गई है वो बाहर निकल जाए। पर हम ऐसा नहीं करते, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं और इसका नतीजा जानते हैं क्या होता है? इसका ये नतीजा होता है कि वो सारे टॉक्सिन्स कहीं किसी ऑर्गन में जाकर छुप जाते हैं। बिल्कुल, एलोपैथिक मेडिसिन आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ इमीडिएटली देती है, आपको इमीडिएटली उन सारी तकलीफों से आजाद कर देती है, लेकिन किस कॉस्ट पे? कि आपने अपने अंदर उन दवाइयों के टॉक्सिन्स को भी साथ में जोड़ लिया और जमा कर लिया। अब जब ये किसी एक बॉडी पार्ट के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है, जमा होने लगते हैं, तब आपको बड़ी बीमारियां आती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज वगैरह। ये जो बीमारियां हैं, इन्हें कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। और हम क्या करते हैं, इनकी दवाइयां खाना भी शुरू कर देते हैं। बॉडी में पहले ही टॉक्सिन्स की अधिकता थी और अब हमने दवाइयों की टॉक्सिन्स को भी बीच में ला लिया। अब ये जो एक्यूमुलेशन शुरू होता है, ये सारा का सारा एक्यूमुलेशन किसी ऑर्गन में होता है और एक भयानक बीमारियां शुरू होती हैं, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज या कैंसर। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि आपको डायबिटीज हो जाती है, आप दवाई खाते हैं, दवाई खाने के बाद आपका ब्लड शुगर भी ठीक आता है और आपके यूरिन में भी शुगर नहीं आती, तो फिर वो शुगर गई कहाँ? बॉडी से बाहर तो निकली नहीं, वो सारी की सारी आपके किसी ऑर्गन में जाकर जमा हो गई, वो जुड़ गई। और अब होता क्या है, डायबिटीज में आगे चलकर ऑर्गन फेलियर की बातें आती हैं। इनफैक्ट ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए वन डिजीज के थ्योरी के ऊपर काम करना चाहिए। अब ये वन डिजीज क्या है? बेसिकली माल फंक्शन। जब आपके सेल्स बॉडी के अंदर, उनमें इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने आप को या इन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल सके, तब बीमारी का आगमन होता है। आप सब जानते हैं कि हम सबका आगमन मां की कोख में सिर्फ और सिर्फ एक सेल से हुआ था। जीवन की शुरुआत एक सेल से हुई थी। वो एक तरह का सेल डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी बनाता है और एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाता है। अब वो ऑर्गन दूसरी तरह के सेल बनाता है और दूसरे ऑर्गन्स बनते हैं और ये सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक शरीर बनाते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। आप अगर ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो ये गलत होगा। जानते हैं क्यों? जिस तरह से हारमोनियम में अगर एक भी की खराब होती है तो सुरताल बिगड़ जाता है, उसी तरह से अगर आपको एक भी बीमारी है तो आपकी बॉडी के बाकी के ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन कर ही नहीं सकते। आपका शरीर बैलेंस में जीना जानता है, इसी स्टेट को होमियोस्टेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आप दुबई की भीषण गर्मी में बैठे हों या कैलिफोर्निया की बर्फ में, आपका बॉडी टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, मेंटेन रहता है, क्योंकि बॉडी अपने आप को मेंटेन करना जानती है। चलिए, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। मान लीजिए कि किसी पेशेंट को अस्थमा और आर्थराइटिस हो जाता है। अब ये अस्थमा और आर्थराइटिस लेकर वो डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि डॉक्टर डॉक्टर मुझे अस्थमा और आर्थराइटिस हो गया और इसके बारे में सोच सोचकर मुझे स्ट्रेस भी हो रहा है। तो डॉक्टर पूरा हेल्थ चेकअप करवाते हैं और पता चलता है कि उस पेशेंट को ब्लड प्रेशर और ऑस्टियोपोरोसिस भी है।
यानी कि अब आपको 5 कन्वेंशनल डिजीजेस हैं और आपको 5 स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जाता है। अब वो 5 स्पेशलिस्ट आपको कम से कम 10 से 15 दवाइयां लिखने वाले हैं। आपकी बॉडी में बीमारी पैदा हुई थी एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स के कारण, कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जुड़ रहे थे। अब उसको आप अस्थमा का नाम दें, आर्थराइटिस का नाम दें या किसी भी चीज का नाम दें, वो टॉक्सिन्स तो आपने शरीर से निकाले नहीं। 15 दवाइयां शुरू करने के बाद उन दवाइयों के जो टॉक्सिन्स हैं वो भी बॉडी में जमा होने लगे। आपको शायद थोड़ी देर के लिए सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल गया हो इससे, लेकिन इसके अलावा आपको बिल्कुल भी कोई फायदा इससे मिलना नहीं वाला और आपके और ज्यादा प्रॉब्लम्स ऑर्गन के अंदर आने वाली हैं, जिसको आपको आगे चल के फेस करना पड़ेगा। अब आपको सबसे पहले अपने आप से पूछने की क्या जरूरत है? आपको पूछने की जरूरत है कि मैंने अपने आप को जिस तरह के भी लाइफस्टाइल से, जिस तरह के भी भोजन के साथ बीमार किया था, क्या अब जो मैं अपने शरीर को भोजन दे रहा हूं और अपनी बॉडी के जो नए सेल्स का निर्माण कर रहा हूं, क्या वो सही हैं? क्या वो बेटर क्वालिटी के हैं? क्या वो मुझे सेहतमंद बना सकते हैं? क्या वो मुझे एनर्जी से भर सकते हैं? इसके लिए आपको जो प्रश्न करने की जरूरत है खुद से, वो सिर्फ ये है कि आप कितना ऊर्जावान महसूस करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या आप अपनी कार में एक ऐसा पेट्रोल डालना चाहेंगे जिससे आपकी गाड़ी बिल्कुल रुक जाए? नहीं, पेट्रोल किस लिए डाला जाता है? कि गाड़ी चले और स्पीड से चले। यही सबसे बड़ा मापदंड है। अगर मैं सिर्फ 2 लाइनों में आपको बताना चाहूं तो वो भोजन जिसे खाकर आप में ऊर्जा का संचार हो, वो आपके लिए बना है। और जिस भोजन को खाने के बाद आपको नींद आए और आपका सोने का दिल करे, वो आपके लिए बना ही नहीं है। इसको समझाने के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बीमारी का कारण है सेलुलर माल फंक्शन, कि सेल्स के अंदर आपकी बॉडी के माल फंक्शन हो गया है, डेफिशिएंसीज हो गई हैं। और वो डेफिशिएंसीज 2 कारणों से हो सकती हैं। पहला है कि भोजन से डेफिशिएंसी, और दूसरा है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इंक्रीज कर रहे हैं, टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं। इनको हम समझा सकते हैं 6 तरीकों से। पहला है न्यूट्रिशन पाथवे, दूसरा है टॉक्सिन पाथवे, मेंटल पाथवे, फिजिकल, जेनेटिक और मेडिकल पाथवे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशनल पाथवे की। न्यूट्रिशन मतलब भोजन। भोजन आपको शक्ति देता है, भोजन आपके अंदर ऊर्जा का संचार करता है। ये सेमिनार पूरा का पूरा न्यूट्रिशन पाथवे के ऊपर है, इसलिए इसे हम आगे डिटेल में बताएंगे। दूसरे नंबर पर आता है टॉक्सिन पाथवे। टॉक्सिसिटी, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला वो कि आप अपने शरीर में बाहर से कौन से टॉक्सिन्स ले रहे हैं, और दूसरे टॉक्सिन्स जो आपके शरीर में पैदा हो रहे हैं। यानी कि अगर आप मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, आप लैपटॉप ज्यादा यूज करते हैं, आप अपना जंक फूड ज्यादा खाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आप खाते हैं खूब सारे इस तरह की चीजें जिसके अंदर एजिनोमोटो वगैरह होता है, या आप पैकेट फूड्स लेते हैं, दूध पीते हैं, या इस तरह की जो भी चीजें करते हैं आप, उनसे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। दूसरा, आप जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह खाते हैं, वो सब भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ रेजिड्यू छोड़ते हैं, और वो रेजिड्यू भी आपके शरीर को बाहर निकालने होते हैं। अगर वो बाहर नहीं निकाल पाता, तब टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, जिसको हम अभी आगे बताएंगे। अब बात आती है मेंटल पाथवे की। मेंटल पाथवे ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर कर दिया जाता है। लोग सोच ही नहीं पाते कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार भी बीमारियां पैदा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी 99% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, जो आपके दिमाग से शुरू हुई हैं? शायद आप नहीं विश्वास करेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि जब किसी को एंजाइटी अटैक आता है, तब उसका सांस रुकने लगता है, हांफने लगता है वो व्यक्ति। अभी आजकल अनुपमा सीरियल चल रहा है, उसमें भी 2-3 बार मैंने ऐसे एंजाइटी अटैक के सीन देखे, और मूवीज में तो बहुत ही देखते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं या आप नेगेटिव इमोशंस के साथ होते हैं, तब आपकी बॉडी में सेल्स का मूव बंद हो जाता है, और तब आपका भोजन अगर अच्छा भी है,
तो भी आपके बॉडी के सेल्स उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देते, वो सिकुड़ जाता है, तब ना भोजन जाता है और ना अच्छे से ऑक्सीजन जाती है। इसीलिए हमेशा इंसान एंजाइटी में या स्ट्रेस में ब्रीथलेस हो जाता है, ज्यादा गुस्सा आता है तो व्यक्ति हांफने लगता है। ये एक प्रूफ है इस बात का। इसको मैं एक्चुअली जैसे अभी दिशा जी ने बताया कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, तो मुझे ऑस्टियोपोरोसिस जब हुआ तो रोड एक्सीडेंट एक हुआ था। रोड एक्सीडेंट के अंदर मेरी टांग की हड्डियां टूट गई और उसमें मुझे रॉड डालनी पड़ी और 1 साल तक मैं बिस्तर पर रही, मेरी हड्डी जुड़ ही नहीं रही थी। मुझे पता चला कि -6.5 ऑस्टियोपोरोसिस है मुझे, और डॉक्टर्स ने कहा कि आपको सारी जिंदगी बिस्तर पर रहना होगा। ये 35 साल की थी मैं, तब की बात है, और आज मैं मैराथन रनर हूं। मैं जब 1 साल बिस्तर पे थी तब मैंने इमोशनल स्टडीज काफी ज्यादा की, इमोशनल हीलिंग के ऊपर, और तब मुझे पता चला कि रिसेंटमेंट्स विदहोल्ड कॉजेस कैंसर। आप लोगों की बातों को दिलों में रखते हैं, दिलों में जख्म हो जाते हैं, और फिर आप उन जख्मों को खुद ही कुरेद कुरेद कर नासूर बना लेते हैं और कैंसर बना लेते हैं। इनफैक्ट आपको रिसेंटमेंट्स जो आपके अंदर हैं उन्हें रिलीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं एक पंजाबी के भजन की लाइन बोलना चाहूंगी, आई होप मुझ सबको समझ आ जाए, कि जिंद मेरी है मिट्टी दिए टेरिए, तेनू पै गईयां ने गुंजलां बतेरियां। लेखक बोलना चाह रहा है कि ए जिंदगी, तू मिट्टी की ढेर की तरह है और इतनी सिंपल है कि तुझमें गुंजलें पड़ ही नहीं सकती, पर मैं, देखना मेरे दिमाग ने उसमें भी उलझने डाल ली हैं। तो बेसिकली आपका दिमाग ये सब कुछ क्रिएट करता है, आपकी डेस्टिनी क्रिएट करता है, और जिसे बदलने का हक सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। इंसान की प्रोग्रेस क्या है, उसको अपने आप को कन्विंस करना सीखना होता है। चाहे हम स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं तो हमें स्पिरिचुअलिटी भी यही सिखाती है कि हमें हर बात को एक्सेप्ट करना है, और वो एक्सेप्टेंस जो आती है वो कोई और व्यक्ति नहीं दे सकता। देखिए ना, आपके 2 कानों के बीच बैठकर यहाँ पर कोई और सोच नहीं सकता, आपको खुद को ही सोचना होगा। कोई भी साइकेट्रिस्ट आपको कन्विंस नहीं कर सकता, आपको खुद को ही कन्विंस करना होता है आखिर में। और जब आपको खुद को ही कन्विंस करना है तो उसे जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करें, अपने सिचुएशन से, अपने घर के हालात से या अपने दिमाग के हालात से, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी बीमारी दे रही है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो जिसके वजह से प्रॉब्लम है उससे बात करें, और अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा तो मैं तो ये कहूंगी कि जिस अफसाने को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अपने आप को साबित करना, अपने आप को समझाना, अपने आप को खुश रखना, क्योंकि ये आपका हक है। सेहतमंद रहना आपका हक है, खुश रहना आपका हक है, और आपको रहना ही चाहिए। वो कहते हैं ना, साडा हक एथे रख। अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने इमोशंस को नहीं संभालेंगे तो जीवन भी आपको नहीं संभाल पाएगा और आप बीमारियों से घिरे रहेंगे। मेरे हस्बैंड एक स्विमर हैं, उन्होंने मुझे भी स्विमिंग सिखाने की बहुत कोशिश की, पर पता नहीं क्यों मुझे पानी से बहुत डर लगता था। मैं जैसे ही पानी में जाती थी एकदम से हाथ पैर मारने लग जाती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि पानी किसी को डुबोता नहीं है, पानी में तो मुर्दे भी तैर जाते हैं, पानी में वही डूबता है जो धारा के विपरीत चलने की कोशिश करता है, जो ज्यादा हाथ पांव मारता है। इनफैक्ट जीवन भी, आपका शरीर भी बिल्कुल आपको डुबोने की या बीमार करने की कोशिश नहीं करता, वो आपका पूरा पूरा सहयोग करता है। तब तक जब तक आप प्रकृति के समीप रहते हैं, प्राकृतिक भोजन करते हैं। अगर आप प्रकृति से विपरीत और विकृति के करीब जाएंगे तब बीमारियां आपके करीब अपने आप चली आएंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि आपके विचार आपकी बॉडी केमिस्ट्री को एकदम बदल सकते हैं, अच्छाई की तरफ भी और बुराई की तरफ भी। उसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं और बीमार भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आपके कर्म वापस आते हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से, अच्छा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी आपको,
आप क्या सोचते हैं कि आपका माइंड कहाँ होता है? आपका ब्रेन आपके स्कल में होता है, लेकिन आपका माइंड आपकी बॉडी के हर सेल में होता है। आपका हर सेल बात करता है, आपका हर सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। जब आप अच्छी फीलिंग रखते हैं, खुश फीलिंग रखते हैं, हैप्पी हार्मोन्स आपके अंदर रिलीज होते हैं, तो वो सारे के सारी हैप्पीनेस आपकी बॉडी में सर्कुलेट होती है। आपकी बॉडी में जीने की ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब आप दुखी होते हैं तो उनमें जीवेशना खत्म हो जाती है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। और सिर्फ फिजिकल नहीं, इवन आपका भोजन पचाने की क्षमता भी अफेक्टेड होती है। तो आपको अगर सेहतमंद रहना है तो खुश रहना सबसे इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, आर्ट ऑफ लिविंग यही है कि आप उसको बेस्ट अरेंज कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली मेंटल पाथवे एक ऐसी चीज है जो बीमारियों की रूट कॉज है, और इस पे इस सेमिनार में बात कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए मैं शायद एक सेमिनार और लेना चाहूंगी। हम बहुत जल्दी इमोशनल थेरेपी के ऊपर, इमोशनल हीलिंग के ऊपर एक अलग से सेमिनार लेंगे। तो देखिए, स्ट्रेस आपको कितना ज्यादा बोझ देती है, और आपका एक एक अंग चित्कारता है, चिल्लाता है मदद के लिए, और उसकी तरफ आप देखते भी नहीं। क्या आपको मालूम है कि आपको स्ट्रेस जो है इस तरह के हार्मोन्स देती है जो आपको बीमार रखते हैं, आपको मोटा बना देते हैं, समय से पहले बूढ़ा बना देते हैं, आपके ऑर्गन्स डीजेनरेट होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, आपकी बॉडी में विटामिन्स की डेफिशिएंसी होने लगती है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने लगती है, बॉडी में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहने लगती है। आप देखेंगे जब आप गुस्से में होते हैं तो हर व्यक्ति एक पानी का गिलास लेकर आता है आपके पास। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फीड है। बेसिकली स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर वो सब करता है जो कोई भी दानव कर सकता है। तो अपने आप को अगर संभालना है तो आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस से दूर रहना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है फिजिकल पाथवे की। फिजिकल पाथवे काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचते हैं कि आपके शरीर में ब्लड जो है, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को, जो भी आप भोजन खाते हैं उसका न्यूट्रिशन ब्लड के सहारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ बॉडी की मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप 3 महीने बिस्तर पर रहते हैं, मतलब आप मैक्सिमम टाइम बिस्तर पर लेटे रहते हैं और कोई एक्सरसाइज फॉलो नहीं करते, तो आपका जो मसल लॉस होता है वो मसल लॉस आप 1 साल में भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि अगर आपका फिजिकल पाथवे को आप फॉलो नहीं करते, आप एक्सरसाइज नहीं रखते, तो यूरिक एसिड बॉडी में सिर्फ एसिडिक ज्यादा फॉर्मेशन होने के कारण या स्ट्रेस के कारण नहीं, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण भी बढ़ जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से दूर रहते हैं। आप पतले रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, और आप न्यूट्रिशन से भरपूर रहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन सप्लाई होगा वो ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई करता रहेगा और रोगों से आपको दूर रखेगा। अगला पाथवे है जेनेटिक पाथवे। क्या आप जानते हैं कि 97% आपकी बॉडी का पूरा डीएनए स्ट्रक्चर बदल जाता है 1 साल में? आप उसे बदल सकते हैं। यहां मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मेरे पापा डायबिटिक थे, उनको इंसुलिन लगाना होता था खाने से पहले। मुझे भी प्रेगनेंसी के बाद शुगर हो गई, और उसके बाद मैंने अपनी जीवनचर्या बदली, अपना रूटीन बदला, अपना थॉट प्रोसेस बदला, अपने विचारों को बदला, और आज तक मैंने डायबिटिक को अपने शरीर में आने की आज्ञा नहीं दी है। मेरे पापा मम्मी दोनों बहुत मोटे थे। मैं शादी के बाद फर्स्ट ईयर के अंदर 108 किलो की हो गई, और उसके बाद आज तक मैंने अपने वेट को स्टेबल रखने की पूरी कोशिश की है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जिनके अंदर जीन्स हैं बीमारी के, उन लोगों को नॉर्मल लोगों से थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जैसे कि नॉर्मल इंसान जितनी एक्सरसाइज करने के बाद और जिस तरह की खुराक लेने के बाद बहुत सेहतमंद रह सकता है, मैं उससे 4 गुना मेहनत करने के बाद ये वेट मेंटेन कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जीन्स हैं इस तरह के। लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं।
अगर इस जेनेटिक साइकिल के अंदर, अगर इस हेरिडिटी साइकिल के अंदर एक भी व्यक्ति खड़ा होकर ये बोलने के लिए तैयार हो कि मैं इस जीन के साइकिल से बाहर निकलने सकता हूं या निकलना चाहता हूं, तो कुदरत भी आपको रोक नहीं सकती। गुलाब पिछले 5000 साल से गुलाब ही है, तब तक उसके जीन्स में कोई परिवर्तन नहीं आया जब तक मनुष्य ने उसमें छेड़खानी नहीं की। जानवर जंगल के अंदर सेहतमंद ही रहे, उनके जीन्स में ऐसा कभी कुछ नहीं आया कि उनकी आगे की जो ब्रीड्स हैं वो अंधी, कानी या इस टाइप की पैदा हो। पर मनुष्य के साथ आया, क्योंकि मनुष्य ने अपने जीन्स के साथ बहुत छेड़खानी की। तो हमें इन जीन्स से अपने आप को बचाना है। जीन्स हमारी फैमिली में आते हैं, जैसे वो आपने बचपन में एक सुनी होगी ना कहानी अलादीन की, कि जो बोलता था योर विश इज माई कमांड, जो हुक्म मेरे आका। जीन्स भी वही हैं जो ये कहते हैं कि आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूं, जो हुक्म मेरे आका। अब जीन्स एक बीज है बीमारी का। अब वो बीज आपने कहाँ डाला, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। उसे आपने खेत में डाला या रेगिस्तान में। अगर आपने उसे वैसी ही भूमि दी, उपजाऊ भूमि, बीमारियों की उपजाऊ भूमि, जैसे कि लाइफस्टाइल आपके माँ बाप का था, जैसे भोजन प्रथा आपके अपने घर में चलती थी, उसी तरह का तला खाना, उसी तरह का सब कुछ, और एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, तो ये बिल्कुल फलेगा। बीमारियां पक्का आएंगी क्योंकि वो जेनेटिक है। लेकिन अगर आपने बंजर भूमि दी और आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपना लाइफस्टाइल उनके लाइफस्टाइल से बिल्कुल विपरीत कर दूंगा और मैं इस बीमारी को अपने जीवन में नहीं आने दूंगा, तो कोई चांस नहीं है कि आपके अंदर ये बीमारी आ सके। फिर बात आती है मेडिकल पाथवे की। जैसा कि मैंने वन डिजीज के टाइम बताया कि जितनी भी दवाइयां आप खाते हैं वो बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन करती हैं। बीइंग अ फार्मासिस्ट, मैंने 35 साल फार्मासिस्ट की नौकरी की है। मेडिसिन के बारे में डॉक्टर से ज्यादा जानती हूँ, और शायद इसीलिए मैंने अपना कैंसर ट्रीटमेंट के टाइम रॉ डाइट को सुना। मैंने मेडिसिन और कीमोथेरेपी के ऊपर बात नहीं की और उस बारे में सोचा भी नहीं। आप जो भी करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लेते हैं और जो भी मेडिसिन खाते हैं, वो सारी की सारी मेडिसिन आपको बीमारी के और पास लेकर जा रही हैं। अगर आपको इनसे दूर रहना है तो आपको अपने आप को नॉर्मल और रॉ डाइट, प्राकृतिक डाइट के ऊपर डालना ही होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि मेडिकल साइंस जो है एक अच्छा आविष्कार नहीं है। ये जीवन बचाने लायक बहुत बड़ा आविष्कार है और इसको निग्लेक्ट किया ही नहीं जा सकता, बिल्कुल भी इसे मना नहीं किया जा सकता इस बात से। अगर आपका रोड एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई इमरजेंसी हो गई, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो मेडिकल साइंस ही आपको बचाती है। तब आप ऐसा तो नहीं सोच सकते कि आप अच्छी खुराक खाएंगे तो आपका हाथ जुड़ जाएगा या एक्सीडेंट में कुछ हुआ है तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, मेडिकल साइंस बहुत अहमियत रखती है हमारे जीवन में और बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अननेसेसरी मेडिसिन खाना आपको रोग को आमंत्रण देने जैसा है, और आपको अगर इससे बचना है तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा और दवाइयों से दूर रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल पाथवे की डिटेल में, जो हमने टॉपिक पीछे छोड़ा था। न्यूट्रिशनल पाथवे को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रोबेबल रीजंस क्या है कैंसर के। सबसे पहला प्रोबेबल रीजन है आपकी बॉडी का एसिडिक पीएच। आपकी बॉडी 7.4 पीएच के ऊपर नॉर्मल बिहेव करती है, वो उसी पीएच के ऊपर संतुलित तरीके से चल सकती है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं एसिडिक, जिसके अंदर खूब सारा जंक फूड होता है और बहुत सारी पैकेट फूड्स होते हैं और गलत गलत चीजें होती हैं, फ्राइड फ्रूट्स होते हैं एंड सब कुछ, तब क्या होता है कि आपका बॉडी का पीएच एसिडिक हो जाता है। लेकिन आपकी बॉडी का ब्लड 7.4 पीएच पर ही फ्लो करना जानता है। इसको आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। जैसे कि माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो वो बच्चा माँ के अंदर से कैल्शियम, आयरन, हर चीज ले लेता है बिना ये सोचे कि माँ के अंदर डेफिशिएंसी आ जाएगी। वो क्यों नहीं सोचता? ये कुदरत का नियम है। इसीलिए शायद डॉक्टर्स उस समय आपको कैल्शियम और आयरन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि कुदरत का नियम है कि उसको सरवाइव रहने के लिए, अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए जो भी चाहिए वो लेगा।
इसी तरह से हमारे ब्लड की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इसी बात के ऊपर निर्भर है कि उसका पीएच 7.4 रहे। अब मालूम है ये क्या करता है? जब आप गलत भोजन करते हैं तो ये आपकी हड्डियों में से सारा कैल्शियम वापस खींचने लगता है। आपके ब्लड में से जो न्यूट्रिशन आपने आहार द्वारा दिया था वो सारा वापस खींचने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे एल्कलाइन बनना है और बहना है आपकी रगों में। यानी कि बॉडी अपना पीएच मेंटेन करने के लिए आपको डेफिशिएंट बनाती चली जाती है। इसके बाद बारी आती है शुगर की। शुगर आपका पीएच बिगाड़ने की सबसे बड़ी कल्प्रेट है, सबसे बड़ी जिम्मेवार है। जैसा कि मैंने आपको वार्बर्ग जी की थ्योरी में भी बताया कि शुगर जो खाते हैं, चीनी ज्यादा खाते हैं, वो सबसे पहले तो आपके बॉडी के अंदर कैंसर का स्विच ऑन कर लेते हैं। दूसरा, कैंसर के अलावा और बहुत सी बीमारियां, इवन आपको जुकाम बहुत ज्यादा होगा, जो लोग मिठाई ज्यादा खाते हैं या मीठा ज्यादा खाते हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं रहें, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस है, एल्जाइमर हो जाता है, वो भूलने लगते हैं, उनकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होने लगती है, विटामिन सी जो है मेटाबोलाइज ही नहीं हो पाता और इसका असर पड़ता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे। यहां पर मैं आपको रोक कर ये बताना चाहूंगी कि जैसे कोविड टाइम चल रहा है और हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात है कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, तो हंसी आती है मुझे इस बात को सोचकर कि हम इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 84 लाख योनियों के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक जीव के अंदर भगवान ने इम्यूनिटी रखी है। बस आप कारण मत पैदा करिए उस इम्यूनिटी को कम करने के। इम्यूनिटी ऑलरेडी है आपके अंदर, और अब ये जो मैं कारण बता रही हूँ ना कैंसर की, ये आपकी इम्यूनिटी को कम करने के कारण है। अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी ही है। इम्यूनिटी कभी भी किसी की खराब नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल कि उसको हम ऐसी एटमॉस्फेयर नहीं देते, ऐसे हम वातावरण नहीं देते। इसके बाद बारी आती है व्हाइट फ्लोर की, व्हीट की, गेहूं की। गेहूं के अंदर कुछ होता ही नहीं, फाइबर तो ना के बराबर होता है। थोड़ा सा फाइबर जो होता है वह गेहूं के बालों में होता है खाली। उसके बाद गेहूं को जब हमारे पास आता है प्रोसेस होके तो उसका चोकर भी बाहर निकाल दिया जाता है। अब हमारे पास पहुंचता है सिर्फ मैदा, यानी कि हमें ये कुछ भी फाइबर नहीं दे रहा और इसके अंदर कोई भी नरिशमेंट नहीं है। आपको मालूम है कुछ लोग तो सिर्फ गेहूं बंद करने से बहुत सी बीमारियों से दूर हो जाते हैं। सारी जिंदगी गेहूं खाने के बाद उन्हें ये नहीं पता चलता कि उनको ग्लूटेन एलर्जी थी। ये एलर्जी डॉक्टर्स पता लगाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक मीडियम बनाता है गेहूं। अब गेहूं है या दालें हैं, मैं दोनों को इसी टॉपिक पे पकड़ लेती हूँ। गेहूं या दालें ना के बराबर लेना बेटर है, और अगर आप लेना ही चाहते हैं तो आप इसे भिगो कर ले, अंकुरित फॉर्म में ले। अब आप कहेंगे कि दालों को मना करते हैं और इसको भिगो कर खाने को क्यों हाँ करते हैं? क्योंकि अब ये दालें नहीं रही, अब ये सब्जी बन गई, क्योंकि इसके अंदर से अंकुर निकल आए, इसके अंदर जीवेशना, नए जीवन का आगमन हो गया, इसके लिए ये सब्जी बन गई और इसके अंदर पूरे की पूरी नरिशमेंट मौजूद होती है। जहां गेहूं मना किया जाता है वहां पर आपको ये बताया जाता है कि व्हीट ग्रास कैंसर का अमृत है, वो कैंसर की रोकथाम में अमृत का काम करता है। व्हीट ग्रास यानी कि गेहूं के जवारे, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का स्रोत इसके अंदर होता है, और ऑक्सीजन जब आपके शरीर में जाता है तो कैंसर को बाहर निकलना ही पड़ता है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही हमारा अगला टॉपिक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सभी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म खराब कर देती है, जो कि कैंसर का प्राइम कॉज होता है। अब सांस लेना सबको पता है कि लेना होता है, लेकिन सांस कैसे ले? गहरा सांस बहुत जरूरी है। हमारे सांस इतने उथले होते हैं कि हमारा छाती के ऊपर ही सांस रह जाता है, हमारा पेट तक, नाभि तक सांस पहुंचता ही नहीं है। क्या आपने देखा कभी कि बच्चा जब सांस लेता है तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है, हमारी सिर्फ छाती ऊपर नीचे हो रही होती है? तो पहले तो अपने आप को ये देख के सोचने की जरूरत है कि आपको ऑक्सीजन लेनी कैसे है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाकर लेनी है, एक्सरसाइज करके लेनी है,
प्राणायाम से लेनी है, योगा से लेनी है, किस तरह से लेनी है। और उसके बाद आपको ये सोचने की जरूरत है कि ऑक्सीजन लेनी कैसे है। आमतौर पर आप जैसे भी लें, पर कम से कम दिन में 4 बार आप इस तरह से सांस जरूर लें। आप धीरे धीरे 5 गिनते हुए, 1 2 3 4 ऐसे 5 गिनते हुए गहरी लंबी सांस लें, फिर 5 गिनते हुए उसे रोक लें, फिर 5 गिनते हुए उसे वापस छोड़ें। अब ये रोकी हुई सांस आपके हर सेल तक पहुंचने की कोशिश करेगी और पहुंचेगी, और ये आपकी बॉडी से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को हटा देगी। इसके बाद बारी आती है प्रोसेस्ड ऑयल्स की। प्रोसेस्ड ऑयल के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बिकॉज व्हाट्सएप हमारा बहुत अच्छा ज्ञान का स्रोत रहा है और बहुत से लोग जानते हैं इस बारे में। तो ठीक है, इस बारे में मैं टॉपिक को छोड़ती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है सभी जानते हैं। बट एक बात मैं बताना चाहूंगी कि प्रोसेस्ड ऑयल जो लोग भी लेते हैं, जब बात आती है रोटी खाने की या पराठा खाने की या पूड़ी खाने की, तो मैं आपको ये कहूंगी कि रोटी के बाद पूड़ी का नंबर आता है, पराठे का नहीं। हैरान हो जाएंगे ना? बिल्कुल। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब ऑयल में पूड़ी बनती है तो वो फिर भी ठीक होता है, लेकिन जब पराठा बनता है तो वो बर्न होता है, जलता है। और जब वो जलता है तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपके अंदर कि आप सोच ही नहीं सकते। ऑयल जहर है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि अब आप पूरी खाएंगे, मैं आपको ये बता रही हूं कि जो लोग नहीं सुनते हैं डाइट के बारे में, वो ये समझ ले कि वो कहते हैं हम पूरी तो नहीं खाते लेकिन हम पराठा खा लेते हैं, तो वो उससे भी ज्यादा नुकसानदायक है। अल्कोहल के बारे में भी सभी जानते हैं कि ये कैंसर का स्रोत है, तो इसको भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले रही। और अब हमारा सबसे बड़ा और कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है मिल्क एंड एनिमल प्रोटीन। दूध। हम कहते हैं कि दूध के बिना जीवन नहीं है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गहराई में बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा और पोषक होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे के सारे न्यूट्रिशन माँ के दूध में अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए है, और वो उसके अंदर वो वाले सारे पोषक तत्व हैं जो भैंस के बच्चे को ग्रो करने के लिए चाहिए। भैंस का बच्चा 2 साल में 1000 से 2000 पाउंड का हो जाता है, और इंसान का बच्चा 20 साल में 100 से 200 पाउंड का होता है। तो क्या आप सोचते हैं कि उसके शरीर में इतनी ताकत है कि वो उस तरह का पोषण डाइजेस्ट कर सके या संभाल सके? बिल्कुल नहीं। उसके अंदर जितना भी मिल्क के अंदर प्रोटीन है, वो प्रोटीन हमारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भैंस हमें देखकर गाती होगी कि तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। जो लोग भैंस का दूध पीते हैं उनका दिमाग डल होने लगता है, संरचना बढ़ने लगती है, वेट गेन होने लगता है। अब देखिए दूध से क्या होता है, ब्रोकन बोन्स। हैरान हो गए ना? हम तो हड्डियां मजबूत करने के लिए खा रहे थे या दूध पी रहे थे, ये हड्डियां तोड़ता कैसे है? अच्छा, कुछ बातें अभी और एक्सप्लेन करते हैं कि दूध क्यों नहीं लेना चाहिए। आपने कभी देखा कि हाथी का बच्चा, जब हाथी का दूध आना बंद हो जाता है तो किसी और जानवर का दूध मांगकर पीता हो? नहीं। फिर हाथी का बच्चा या हाथी क्या खाता है? क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है, तो वो क्या खाता है? वो घास खाता है, वो पत्ते खाता है, वो रॉ वेजिटेबल्स खाता है। यानी कि जितना कैल्शियम आपको चाहिए वो हरी वेजिटेबल्स में, रॉ वेजिटेबल्स में, पत्तों में अवेलेबल है। किसी जानवर को दूसरे जानवर से दूध मांगकर पीने की जरूरत महसूस नहीं होती सिवा इंसान को, क्योंकि उसको लगता है उसको कैल्शियम कहां से मिलेगा। इसके बाद दूसरी बात, अब बात आती है कि भाई कैल्शियम की बात तो एक तरफ रही, लेकिन हमें तो दूध फिर भी पीना है क्योंकि हमारे पूर्वज पीते थे। तो यहां मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपको मालूम है कि जब बछड़ा बड़ा हो रहा होता है तो उसे हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं,
कि वो जल्दी बड़ा हो और दूध देने लायक बन जाए। जब वो बड़ा हो जाता है और दूध देने लगता है, तब हर रोज मशीनों से उसका दूध निकाला जाता है। उसके थनों में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, और क्योंकि अगले दिन फिर दूध निकालना है, ये है एक इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री। तो अगर फिर से दूध निकालना है तो फिर क्या करना होगा? उनको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स इसलिए दिए जाते हैं कि आप अगले दिन फिर दूध निकाल सके। आपको मालूम है कि बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं जानती हूं कि जितना भी एंटीबायोटिक बनता है 85 to 90% जानवरों पर लगता है और सिर्फ 10 से 15% इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं इस बात को? और होता पता क्या है कि जब बीमारी आती है और आप हॉस्पिटल बाय चांस एडमिट होते हैं और डॉक्टर कहता है भाई मैं तो आपको एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक दे रहा हूं, आपकी बॉडी किसी भी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो जानते हैं क्या होता है? आप कहते हैं भैया मैंने तो सारी जिंदगी दवाइयां खाई नहीं है, तो मेरी बॉडी क्यों नहीं कर रही है रिस्पॉन्ड? आपने दूध बहुत पिया है जी, और आप अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं। इसके अलावा ये इतना एसिडिक होता है कि आपके अंदर कैंसर पैदा कर सकता है। प्रोस्टेट कैंसर और एनलार्ज प्रोस्टेट मिल्क पीने वालों को होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। मुहासे ज्यादा आते हैं आपको, तो थोड़े दिन दूध बंद करके देखिए, शायद बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जिनका कम नहीं होता, सिर्फ दूध ही बंद करके देख लीजिए, काफी फर्क पड़ेगा। ओवेरियन कैंसर, फाइब्रॉइड, सब इसके कारण है। दूध है क्या? दूध आपकी बॉडी में कफ क्रिएट करता है, और ये म्यूकस, ये कफ आपको ओवरवेट बनाते हैं, आपके अंदर साइनस पैदा करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बनाते हैं, स्टमक की, पेट की प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। जितने भी लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, दूध बंद कर दीजिए, देखिए चुटकियों में किस तरह से आपको फायदा मिलता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट तो आप गाय का दूध या भैंस का दूध पीने से ही हो गए। डल हेड पेन, आप जानते हैं कि डल हेड पेन क्यों होता है? क्योंकि दूध गैस फॉर्मेशन करता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके सिर के अंदर दर्द, मीठा मीठा दर्द रहता है। अब बात करेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी प्रॉब्लम्स लोगों में आजकल बहुत सुनने को आ रही हैं, जो शायद मैंने बहुत साल पहले बिल्कुल नहीं सुनी थी। और जानते हैं क्यों? क्योंकि अब लोग दूध पीते हैं और उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो हार्मोनल इंजेक्शंस बछड़े को दिए गए थे उसे जल्दी से बड़ा करने के लिए और उसे दुधारू बनाने के लिए। अब आप मुझे कहेंगे कि भाई अब हम दूध ना पिए तो हम मैंगो शेक ना लें, बनाना शेक ना लें, तो फिर हम बिल्कुल ही संन्यास ले लें क्या? ये हम एंजॉय कैसे करेंगे? गर्मियों में तो बहुत जरूरत होती है इन चीजों की। तो आपको क्या लेने की जरूरत है? आपको जरूरत है एलमंड मिल्क पीने की, आपको जरूरत है पीनट मिल्क पीने की, या कैश्यू मिल्क, सफेद तिल का मिल्क निकाला जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे दूध बन सकता है। और आपको करना क्या होता है? आप रात को मूंगफली को भिगो दीजिए, सुबह थोड़े से पानी के साथ उसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद जैसे आपने एक छोटी कटोरी अगर भिगोई है तो आपको 350-400 ml के करीब या आधा लीटर के करीब आपने पानी डालना है और इसका मिल्क बना लेना है। अब एक कागज कपड़ा रखिए या कोई मसलिन क्लॉथ रखिए और उसमें से छान लीजिए, ये दूध आपका तैयार हो गया। ये दूध आप किसी भी मैंगो शेक में यूज कर सकते हैं, आप कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हैं। नारियल पानी पीने के बारे में एनडीएस आपको आगे समझाएंगे। तो नारियल पानी पीते हैं तो उसमें मलाई निकलती है, उस मलाई को आप दूध बनाने के लिए यूज कीजिए। ये वाला दूध आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पीनट बटर की बात करें तो पीनट दूध की बात करें तो पीनट दूध से आप दही भी जमा सकते हैं, जिसके लिए आप अलग से हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ऑटो इम्यून डिजीज। खाना जब हम गलत खाते हैं तो हमारे अंदर ऑटो इम्यून डिजीज पैदा होते हैं, जो एलर्जी से लेके कैंसर तक
कुछ भी बीमारी दे सकते हैं। 80% कारण जो है इम्यून डिजीज के, ऑटो इम्यून डिजीज के, हम लोग पता लगा चुके हैं, साइंटिस्ट पता लगा चुके हैं, और वो हैं एनिमल्स, मिल्क, व्हीट, जंक और पोलन ग्रेन्स। 20% कारण अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है। अब बात आती है कि हम रॉ क्यों खाएं, हम नॉनवेज क्यों ना खाएं, या हम कुछ और पका हुआ खाना क्यों ना खाएं। तो इसको मैं आपको समझाना चाहूंगी एक छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि मैंने आपको एक कमरे में बंद कर दिया, और कमरे में बंद करने के बाद मैंने आपको 24 घंटे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया। 24 घंटे के बाद मैं आपको खोलती हूँ, आप बहुत जबरदस्त भूखे हैं, आपके सामने एक बुफे टेबल लगी है और उस टेबल पे सब कुछ कच्चा पड़ा है। कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, कच्ची दालें, कच्चा गेहूं और कच्चा मीट। आप क्या खाएंगे? आप फ्रूट खाएंगे। आपको मैंने फिर से कमरे में बंद कर दिया, 24 घंटे के बाद खोला, अब आप क्या खाएंगे? फ्रूट तो खत्म हो गए, आप वेजिटेबल्स खाएंगे। आपको मैंने फिर से बंद कर दिया, अब आप क्या खाएंगे? आप कच्ची दालें और गेहूं खा लेंगे, लेकिन आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। और आप कहते हैं कि आपको नॉनवेज बहुत पसंद है, आप उसके बिना नहीं रह सकते। आपको नॉनवेज पसंद नहीं है, आपको सिर्फ उसके मसाले और उसके फ्लेवर्स पसंद है। उन मसालों को, उन फ्लेवर्स को आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं। नॉनवेज आपके अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो आपकी बॉडी को डेफिशिएंट बनाता है। नॉनवेज खाने वालों को डायबिटीज 100% होने के चांसेस रहते हैं। डेफिशिएंसीज बहुत जबरदस्त होती हैं क्योंकि आपकी बॉडी को अल्कलाइन रहने के लिए फिर आपके अपने न्यूट्रिशन को खींचना पड़ता है, और इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। तो कच्चा किस लिए, इसको मैं एक्सप्लेन आपको इससे करती हूँ कि इनफैक्ट पके हुए खाने को मैं होपलेस फूड कहती हूँ, जिसमें कोई उम्मीद ही नहीं बची। H फॉर हॉर्मोन्स। अगर आप खाना पका कर खाते हैं तो उसमें हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करने की काबिलियत खत्म हो जाती है। अगर आप O से ऑक्सीजन, अगर आप खाना पका कर खाते हैं तो उसमें आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेट करने की ताकत खत्म हो जाती है। P, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। इनफैक्ट रॉ फूड के अंदर बहुत से नेचुरल केमिकल्स होते हैं और वो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट से। जब आप कच्चा खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट और आर्जिनिन बनते हैं, और ये आर्जिनिन आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करता है, और वो सारी की सारी ब्लॉकेजेस को खोलने लगता है। अगर वो ब्लॉकेज हार्ट में है तो भी, अगर वो ट्यूमर की फॉर्म में है तो भी, अगर वो सिस्ट की फॉर्म में है तो भी, सॉरी, अगर वो ब्रेन में है तो भी। अगर आपने खाने को पका कर खाया तो वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। ई से एंजाइम्स। एंजाइम्स, कुक्ड फूड जो होता है वो एंजाइम्स वहीन होता है, मतलब उसमें एंजाइम्स बचते ही नहीं है, एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं। ये देखिए, जब आप इतने कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को देखते हैं तो क्या आपका दिल नहीं करता कि आप इन्हें खा लें? पांचों सेंसेस, पांचों इंद्रियां सिर्फ मनुष्य को मिली हैं, शायद इसीलिए हमारे खाने में वो पांचों सेंसेस को हम यूज कर सकते हैं। आपका मन कच्चे मीट को देखकर नहीं करता कि आप खा लें उसे, लेकिन इनको देखकर करता है। कुछ ऐसा लगता है जैसे ये फल सब्जियां कह रहे हों कि हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। अगला प्रोबेबल कारण क्या है कैंसर का? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एक्चुअली होता क्या है कि आपकी बॉडी में जब इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग होती है या अंदर सूजन या जलन होती है तो आपकी बॉडी की जो मेम्ब्रेन्स हैं उसमें ऑक्सीजन ट्रांसफर करने की काबिलियत खत्म हो जाती है, और इसी कारण कैंसर पैदा होता है। इन्फ्लामेशन, इनफ्लेम्स, मतलब शब्द खुद में आपको समझाना चाह रहा है कि इन फ्लेम्स, जब आपका भोजन फ्लेम्स में होता है, आग में होता है, तब आप सिर्फ भोजन नहीं जलाते, उसका न्यूट्रिशन भी जलाते हैं।
अपने बीमारियों को दावत भी देते हैं और बहुत कुछ जला देते हैं। तो जितना कम पका हुआ खाना खाएंगे उतना ज्यादा सेहतमंद रहेंगे। फिर आती है बारी सोडियम और पोटेशियम बैलेंस की। भगवान ने जो ये रॉ वेजिटेबल्स और जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बना के भेजे हैं ना, इन सब में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बिल्कुल बराबर है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जंक फूड खाना शुरू किया। एक लेज चिप्स का पैकेट उठाइए और देखिए उसमें कितना नमक है। आपको जितने नमक की जरूरत थी वो फल और सब्जियों में ऑलरेडी था, लेकिन हमने नमक की इतनी अधिकता कर दी कि बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया और इसी कारण हमारे अंदर बहुत सी बीमारियों का आगमन हुआ। फिर है टॉक्सिक केमिकल्स। हमारी बॉडी में बहुत से टॉक्सिक केमिकल्स आते हैं जो हमारे जीन्स को भी डैमेज करते हैं, ऑक्सीजन को भी डिप्राइव करते हैं, बॉडी के अंदर सेल्स में आ नहीं सकता। एक सेल दूसरे सेल से बात करता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक सेल दूसरे सेल से बात करता है। जब आप खुश होते हैं तो वो खुशी का कम्युनिकेशन होता है, जब आप दुखी होते हैं तो आपका रोम रोम दुखी होता है। उसी तरह से जब आप ओवर केमिकल्स लेते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स ले लेते हैं बॉडी में, तो उन सेल्स का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और सेल्स का कम्युनिकेशन खराब हो जाता है, बॉडी का सिग्नल सिस्टम खराब हो जाता है। बॉडी सिग्नल सिस्टम ठीक से चलाना भूल जाती है। होता क्या है कि कैंसर सेल बढ़ते कब हैं? कैंसर सेल बढ़ते हैं जब आपकी बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। हर सेल की जीवन की एक प्रक्रिया होती है, वो पैदा होता है, उसके बाद अपना जीवनचर्या करता है, जिस ऑर्गन को काम करने के लिए वो बना है वो करता है, और उसके बाद वो डिवाइड होता है और खत्म हो जाता है, मर जाता है। लेकिन आपकी बॉडी का सिग्नल सिस्टम जब खराब हो जाता है तो ये सिग्नल उन सेल्स तक नहीं पहुंचता और वो सेल मरना भूल जाते हैं और बेतरतीब बढ़ने लगते हैं, और यही कैंसर कहलाता है। मेडिकल एक्सरे, जब भी आप इतने सारे एक्सरे, डेक्सा स्कैन और ये सब करते हैं तो ये कारण बन जाता है आपके शरीर में बीमारियों का। तो इनको भी जहां तक हो सके आपको अवॉइड करना चाहिए। प्लेटलेट स्टिकीनेस, जब ब्लड प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, चिपक जाते हैं, तब क्लॉट्स फॉर्मेशन होता है। जब ये क्लॉट बड़े होते हैं तो आपको स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, और जब ये छोटे होते हैं तब आप नहीं जानते कि ये कैंसर में किस तरह से सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। फिर बात आती है लैक ऑफ स्लीप। जैसे कि आपका मोबाइल जब चार्ज ना हो तो उसमें ताकत नहीं होती, वो कितना भी अच्छा मोबाइल हो वो चलेगा नहीं। आपके पास टैबलेट हो, मोबाइल हो, अच्छे से अच्छा मोबाइल हो, पर वो नहीं चलेगा। उसी तरह से अगर आपका शरीर, आप अच्छे से अच्छा भोजन भी ले रहे हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती और अपने आप को हील भी नहीं कर सकती। अपने आप को हील करने के लिए बहुत जरूरत है कि आप पूरी नींद लें। इससे मेमोरी लॉस होता है, आप भूलने लगते हैं, आपको अल्जाइमर का चक्कर भी पड़ सकता है, डिजीज प्रोन हो जाते हैं, आपको जल्दी जल्दी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं, आपका फॉगी हो जाता है ब्रेन, आपके मुंह में शब्द होते हैं और आप शब्द भूल जाते हैं। इसके बाद आती है बात लैक ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद है बचपन में और आज भी हम लोग अपनी रजाइयां जब खटबल पड़ जाते थे चारपाई में तो चारपाई धूप में रखते थे, और जब रजाइयां में धूप लगवानी होती है, हम अंदर से निकालते हैं तो उसे भी धूप में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट के अंदर सबसे ज्यादा ताकत है आपके अंदर से बीमारियों को खत्म करने की। आज भोजन में भी कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स का खतरा रहता है। आज ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी उतनी अच्छे से वो नहीं हो रही क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन इतना जबरदस्त है, लेकिन सनलाइट सबसे ज्यादा प्योर है, और ये प्योर सनलाइट आपको जो सेहत देती है वो आप सोच भी नहीं सकते। जितने भी आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह के पेशेंट्स हैं, इन सबको सनलाइट लेनी चाहिए। इनफैक्ट हर इंसान को सनलाइट लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें टैनिंग हो जाती है, तो भगवान के लिए टैनिंग के लिए और क्रीमें मुंह पर मत लगाइएगा, बिकॉज ये सिंथेटिक मटेरियल जो है ये बेसिकली टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो आप अपने शरीर में डाल रहे हैं। आप अपने सिर के ऊपर कपड़ा रखिए,
अपने आप को धूप से बचाना हो, और जो हम सनलाइट लेने की बात करते हैं ये होती है उगते सूरज के बाद 2 घंटे और डूबते सूरज से पहले 1.5-2 घंटा। ये सनलाइट आपको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं करती और इससे कभी भी कोई टैनिंग नहीं होती। ये आपके शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा का संचार करती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको कैंसर क्रिएट करती हैं। इसके बाद बारी आती है फूड कॉम्बिनेशन। फूड कॉम्बिनेशन गलत हो जाते हैं, हम गलत चीजें एक दूसरे के साथ खा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग फ्रूट्स खाते हैं तो संतरा और बाकी के फ्रूट इकट्ठे खा लेते हैं। इनफैक्ट आपको सिट्रिक फ्रूट हमेशा दूसरे फ्रूट से अलग रखना चाहिए। सिट्रिक फ्रूट में विटामिन सी रिच है और वो अपने आप में सफिशिएंट है, और वो सबसे बड़ा चीज होती है, सबसे बड़ी नेमत है भगवान की, अमृत है जो आपको बहुत सी बीमारियों से दूर रखता है और आपके अंदर इम्यूनिटी का बोलबाला रहता है। लेकिन हम जब रॉन्ग कॉम्बिनेशंस में करते हैं, अभी मेरी फ्रेंड ने एक दिन ब्लेंड बनाया और उसने मुझे कहा कि उसकी शाम तक तबीयत खराब हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने बाकी फ्रूट्स के साथ सिट्रिक फ्रूट डाल दिया। अब सिट्रिक फ्रूट जो है वो रिएक्शन कर जाएगा आपकी बॉडी के अंदर अगर आप उसे रॉन्ग कॉम्बिनेशंस के साथ यूज कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाले फूड्स हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ मैं आपको ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि खाना खाना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन कैसे खाना है, आप सब कभी ना कभी हवन में जरूर बैठे होंगे, अपनी शादी में तो जरूर ही बैठे होंगे। तो जब भी हवन होता है तो कभी देखा कि कोई हवन में आहुति ऐसे चलते फिरते भागते हुए डाल रहा हो कि डाली और आगे चला गया? हमेशा बैठकर आलती पालती मारकर हाथ जोड़कर हवन में आहुति डाली जाती है। आपके पेट में जठर अग्नि चल रही है और ये जठर अग्नि, इसके अंदर भोजन आहुति है जो आप दे रहे हैं, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे एकाग्रता और अवेयरनेस के साथ दीजिए। हम तो छोटे से बच्चे के अंदर अनअवेयरनेस डाल देते हैं, उसे टीवी और कार्टून दिखाकर खाना खिलाने लगते हैं। वो सारी जिंदगी के लिए तरीके से खाना भूल जाता है, अवेयर होकर खाना भूल जाता है, उसे एहसास ही नहीं होता कि खाना कब खाना चाहिए और कब नहीं। दूसरी बात, कभी भी बिना भूख के खाना ना खाएं। शरीर का नियम है, वो कहता है कि भूख लगेगी तो खाना दोगे तो पचा दूंगा, और अगर बिना भूख के खाना दोगे तो सड़ा दूंगा। तो जितना भी एसिड फॉर्मेशन होता है वो तब होता है जब आप बिना भूख के खाना खाते हैं। जमीन पर बैठ के खाइए, हो सके तो हाथों से खाइए, छुरी कांटे को दूर कर दीजिए। इसके बाद बारी आती है फास्ट और एनिमास यानी कि संजीवनी क्रिया की, जिसके बारे में अशोक जी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर बात आती है पानी। पानी जो है आपको खाने से 45 मिनट्स, कम से कम 1 घंटा हो तो ज्यादा अच्छा है, पहले और बाद में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके भीतर जल रही जठर अग्नि को बुझा देता है। मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि आप कहते हैं कि आप रॉ फूड खाते हैं तो खाना पकेगा कैसे? देखिए, ये खाना आपके पेट में जाकर उस जठर अग्नि में पकता है और धीमे धीमे पकता है और पूरा न्यूट्रिशन निकलता है। लेकिन जब आप इसे गैस पे पका लेते हैं तो पैदा होती है इन्फ्लामेशन, और वो इन्फ्लामेशन आपको रोग ज्यादा देती है सेहत से कंपैरिजन में। यहां में एक बात और दिमाग में आ रही है मेरे, किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आप वेजिटेरियन डाइट के बारे में कहते हैं तो क्या जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं उनको कभी कैंसर या कोई बीपी या डायबिटीज की बीमारी नहीं हुई है? हम नॉनवेज खाना क्यों छोड़ दें? देखिए, बात आती है चाहे तो रॉ डाइट की, कुक्ड फूड की, वेजिटेरियंस की या नॉनवेज की, दोनों को ही रोकना है। हम आपको पका हुआ खाना खाने से मना कर रहे हैं, कच्चा खाना खाने से मना नहीं कर रहे। तो आपको खुद सोचना है कि किस चीज पर जोर देना है। पानी जो है आपको नियमित मात्रा में पीना है। लोग कहते हैं कि 4 लीटर पानी, 3 लीटर पानी पियो। बिल्कुल, जो लोग पका हुआ खाना खा रहे हैं उनको शायद इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अंदर इतना एसिड फॉर्म हो रहा है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज होने के लिए पानी चाहिए।
लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि जब मैंने अपना कैंसर का ट्रीटमेंट किया था तो 7 महीने मैंने ना के बराबर पानी पिया था। क्यों? क्योंकि हम जो रॉ फूड और वेजिटेबल्स खा रहे हैं वो पानी ही है, इट इज वाटर रिच फूड, और उसके बाद आपको प्यास लगती ही नहीं और आपकी बॉडी को पानी की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो अगर आप इस तरह की डाइट के ऊपर है, जो एनडीएस की डाइट अशोक जी आगे बताने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी पानी की बहुत ज्यादा अधिकता की जरूरत नहीं, जब प्यास लगे तब जरूर पिए। अब 3 स्टेप प्रोटोकॉल में बताना चाहूंगी, साइंटिफिक प्रूफ कि हमारी रॉ डाइट को, न्यू डाइट सिस्टम को किस तरह से साइंस ने भी अप्रूवल दिया है। पहला है लुइस जे इग्नेरो 1998 में, उन्होंने ये बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड कैंसर सेल को रोक सकता है और इस बात पर उनको नोबेल प्राइज मिला। 1931 में ओटो वार्बर जी ने बताया कि कैंसर ऑक्सीजन की एब्सेंस में जिंदा ही नहीं रह सकता। 2016 में जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरो जी ने बताया ऑटोफेजी के बारे में, उपवास के बारे में। उपवास हमारे 5 तत्वों में से आकाश तत्व है, जिसके बारे में अभी अशोक जी आपको आगे बताएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बार फिर से रिमाइंड करवाना चाहूंगी, फाइनल 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ आर कि कोई एनिमल फूड नहीं लेना, रिफाइंड फूड नहीं लेना, नट्स और नट मिल्क लो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लो, दालें और होल ग्रेन कम से कम लो, प्लांट बेस्ड डाइट रखनी है, एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है, जितनी एक्सरसाइज होगी उतना ही फिट रहेंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ को बढ़ाना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सब कुछ यहीं से शुरू होने वाला है, इसलिए इसको संभाल लो। वो कहते हैं ना, इसको संभाल लिया तो सब कुछ हो गया। आप मुझे अपनी बीमारी बताएंगे और मैं आपको कारण बता दूंगी कि आपके लाइफस्टाइल और इसमें कहां कहां क्या क्या कमी रह गई। तो इसके लिए अपने लाइफस्टाइल को संभालिए, फिर बात आती है अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को संभालिए, और उसके बाद बारी आती है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की, संजीवनी क्रिया, जो अभी आगे अशोक जी बताएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग रोकने जा रहे हैं। आप सब इस YouTube को लाइक जरूर कीजिएगा।